नमस्कार दोस्तों। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर आप सबका एयू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे कि मेरा विश्वविद्यालय अनुभव कैसा रहा और सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्या कठिनाइयां हैं और इन चुनौतियों को कैसे पार पाया जा सकता है। सबसे पहले मैं विवेकानंद यादव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे ये मौका दिए कि आप फेसबुक पेज पे लाइव आ सकते हैं। थैंक यू विवेकानंद जी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने से पहले मेरी पढ़ाई अपने होम टाउन प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में हुई। वहाँ तक मैं 12वीं में पढ़ा और कक्षा 11 और 12 के दौरान इंटरमीडिएट की कक्षाओं के दौरान हमारे एक सर थे, उपाध्याय सर। उन्होंने बराबर सबको मोटिवेट करते रहते थे कि आप लोग इलाहाबाद जाइए पढ़ने के लिए और वहाँ पर पीसीएस की तैयारी करिए, आईएएस की तैयारी करिए। तो उससे प्रेरित होके हम लोग कई लोग इलाहाबाद आए और 2004 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला मेन कैंपस में, तो सबसे अच्छा दिन रहा कि हम लोगों को विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। हम अपने गांव से 3 लोग आए और भी साथी आए। तो वहाँ से यात्रा शुरू होती है। 2004 से लेकर 7 तक बीए किया हिंदी संस्कृत प्राचीन इतिहास से। फाइनल में हिंदी और संस्कृत विषय रहा। बाद में 2007 से 2009 तक संस्कृत विषय से परास्नातक किया विश्वविद्यालय से। और उसके पश्चात विश्वविद्यालय से ही कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति के विषय पर शोध पूरा किया। 2016 में मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। यद्यपि मैं देखा कि पूरा छात्र लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को पूरा छात्र नहीं मानता हूँ। मानो कैसे लगता ही नहीं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नाता किसी तरह से भी टूट गया है, क्योंकि सारा एजुकेशन लगभग जब से समझ रहे हैं 12वीं तक उतनी समझ भी नहीं रहती है। उसके बाद का सारा एजुकेशन विश्वविद्यालय से ही हुआ और विश्वविद्यालय में तरह तरह के अनुभव रहे। शुरू में मैं डेलीगेसी में रहा, बाद में हॉस्टल में रहा, कुछ समय तक रिसर्च के दौरान इंटरनेशनल हॉस्टल में रहा, गेस्ट के रूप में कई हॉस्टलों में पीसी बनर्जी में सर सुंदर लाल हॉस्टल में जाता आता रहा, या फिर और भी जहाँ पर दोस्त रहते थे, अल्लाहपुर, सलोरी, हर जगह जाता रहता था। तो इलाहाबाद ही एक तरह से घर लगता है। उस दरमियान लोग कहते भी थे कि इलाहाबाद में जो रह लिया उसको दूसरा शहर पसंद नहीं आएगा, वो कहीं भी रह ले बाद में उसको इलाहाबाद की याद आएगी। तब लगता था कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्या होगा इस शहर में, ऐसा क्या खास है। लेकिन बाद में लगा कि बात सही है। मैं आरपीएफ में आया 2013 में और बंगलौर में मेरी पोस्टिंग हुई। और उस दरमियान मुझे अलग अलग जगहों पे बंगलौर, हुबली, हैदराबाद, नासिक और अंततः दिल्ली आने का मौका मिला। तो हर जगहों से लौट के घूम के फिर के अंततः यही लगा कि वाकई इलाहाबाद में जो रह लेता है उसको इलाहाबाद ही अच्छा लगता है। अब उसका नाम भले ही प्रयागराज हो गया है, हम लोग इलाहाबादी ही कहे जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद की जो संस्कृति है, जो परंपरा रही है, जो सीनियर जूनियर का एक बहुत लंबी परंपरा है, उसमें हमें भी शामिल होने का मौका मिला है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो दोस्तों, आप सब लोग इस विश्वविद्यालय के गरिमामयी सदस्य हैं, इसलिए आप सब लोगों को भी साधुवाद है और निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन में उन मुकाम हासिल करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, जिसके लिए लगे हुए हैं। अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रतियोगी परीक्षाओं का सफ़र कैसा रहा, कैसे मैंने इसको पूरा किया। तो दोस्तों, जब कोई भी लड़का आसपास के यहाँ आता है इलाहाबाद पढ़ने के लिए, तो मुख्य लक्ष्य लेके आता है कि हमें कहीं ना कहीं सिविल सेवाओं में जाना है। कोई ये सोचता है कि हम एसएससी कर लेंगे, बाद में सिविल सेवाओं में चले जाएंगे। किसी का ये मन रहता है कि नहीं, हम सीधे सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे, ग्रेजुएशन करके। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आके करते हैं, और सबके मन में रहता है कि करें, और करें भी क्यों ना। लगातार से मतलब इतिहास रहा है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर किसी एक शहर से, किसी एक विश्वविद्यालय से हुआ है अतीत में, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। यद्यपि वर्तमान में परिस्थितियां बदली और भाषा का जो माध्यम होता है परीक्षा लिखने का, उसका भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। यूपीएससी में तो ये
पिछले 8-10 साल से देखने को मिला था ज़्यादातर, और पीसीएस में भी देखने को 2018 के परिणाम के बाद से मिल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन की दर काफ़ी अच्छी रही है। फिर भी मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस दरमियान, जैसा कि आप लोग कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मन में रहता है कि चलिए हम लोग भी तैयारी अभी शुरू कर देते हैं, यह सही समय है। तो मैं एक कोचिंग में एडमिशन भी लिया, 1-2 महीना गया तो आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, अभी तुम्हारी एज भी नहीं होगी, ग्रेजुएशन कर लोगे तो तुम कहाँ फिर एग्ज़ाम दे पाओगे। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, तो कोचिंग छोड़ भी दिया मैं, कोचिंग नहीं किया, ग्रेजुएशन किया। एक बार जब समय पर शुरुआत होती है तो बहुत सही शुरू होता है, बाद में फिर विलम्ब हो जाता है। फिर ग्रेजुएशन के दौरान जो तैयारी करना चाहता था, जब उसमें व्यवधान आया तो एमए तक ये सोचने को मौका नहीं मिला कि तैयारी करें। एमए के दौरान ये लगता था कि एमए करते ही कुछ करें या फिर लॉ कर लें ग्रेजुएशन के बाद। फिर इसी बीच में मास काम में जाने का मन हुआ, तो वहाँ भी किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। अंततः एमए किया, एमए करने के बाद फिर से हुआ कि नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। इसी दरमियान रिसर्च में एडमिशन मिल गया, तो वहाँ भी मन लगने लगा। और फिर 2013 में आरपीएफ में जब आ गया, इसके पहले मैं 1 साल दिल्ली आके कुछ दिन तक पढ़ाई किया, मुखर्जी नगर एरिया में रहकर 2012 में। लेकिन यहाँ मन नहीं लगा दिल्ली में, क्योंकि इलाहाबाद में जो रह लेता है उसको दिल्ली उतना अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के लाइफ भी थोड़ा फास्ट है, और अब तो नहीं कह सकता हूँ, पहले इलाहाबाद काफ़ी सस्ता भी रहता था रहने के लिहाज से, दिल्ली महंगा पड़ता था। तो लोगों को लगता था कि आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद फिर लौट जाएंगे इलाहाबाद, और वहाँ से अच्छे से 1-2 साल रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं भी आया था, कुछ दिन रहा, 6 महीना, 1 साल तक लगभग रहा, फिर इलाहाबाद लौट आया। और उसी बीच में मेरा चयन हो गया आरपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर, तो वहाँ जाना पड़ गया, ट्रेनिंग हुई। फिर ट्रेनिंग के बाद मन में तो ये रहता था कि तैयारी करेंगे। ऐसा भी हुआ कि मैं पीसीएस की परीक्षा देने 2015 की बंगलौर से आया परीक्षा देने के लिए। लखनऊ में सेंटर था, लेकिन किन्हीं कारणों से परीक्षा छूट गई। तो ऐसे भी दिन आते हैं जबकि आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा, आप इतना दूर से सफ़र तय करके आते हैं, छूट जाती है। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, हमें लगता है कि अब तो क्या होगा, लेकिन लगातार लगा रहा। और फिर जब दिल्ली आने का मौका मिला तो 2016 में आया, तो मैंने यूपीएससी को टारगेट किया और यूपीएससी के हिसाब से तैयारी किया। पीसीएस के बारे में उतना नहीं सोच रहा था, मुझे लगता था यूपीएससी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। 2015 तक तो मैंने ऐसे ही दिया था। 2016 में मुझे 2 महीना पढ़ने का मौका मिला था। उसमें लगा कि अगर मेहनत करेंगे हो जाएंगे। 2017 और 18 में बहुत संभावनाएं थी कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ क्लियर। और 2019 में जाके मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स, जो कि अंतिम अटेम्प्ट भी था, क्लियर हुआ। जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तब मैं मेंस की तैयारी के लिए सोचने लगा। मैं वैसे मेंस के प्रति आश्वस्त था कि मेंस अच्छा हो जाएगा। और आप लोगों को भी ये चीज़ें मिली होंगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें प्लेन पेपर में ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं देनी होती हैं, पीजी की भी देनी होती हैं। और साथ में वहाँ जो चीज़ें देखते हैं, एक स्टैंडर्ड देखते हैं कि जो पूछा जाए वही लिखना है, अपने मन से जो मन में आए वही नहीं लिखना है। और अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न पास होना है तो श्योर सीरीज या किसी भी तरह से शॉर्टकट तरीके से नहीं आप पास हो सकते हैं, आपको उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो और वहाँ का माहौल भी ऐसा है कि लोग पढ़ते भी हैं। हॉस्टलों में भी ये देखने को मिलता है कि एडवांस रहते हैं, हर क्षेत्र में लड़के आगे रहते हैं, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, एक माहौल भी मिलता है। डेलीगेसी में भी वही बात है, तो लोग पढ़ते भी हैं और साथ में लिखने का जो अभ्यास है। तो मुझे लगता था कि मैं मेंस क्वालिफाई कर लूँगा, और हुआ भी यही कि यद्यपि कई कोचिंग के टीचरों के पास मैं गया प्रीलिम्स निकलने के बाद कि सर मुझे मेंस के लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए, तो हंसी में टाल दिए, बोले कि अब तुम आए हो मेंस के लिए जबकि बहुत कम समय तुम्हारे पास बचा है, बहुत लेट कर चुके हो। मैंने कहा इतनी दिक्कत नहीं है, मैं कर लेंगे हम लोग तो ऐसे ही करने वाले हैं, दिन रात लग के कर लेंगे। और फिर हुआ भी यही कि मैं खुद से प्रिपेयर किया मेंस के लिए, पूरा टेस्ट सीरीज 1-2 जगह दिया ज़रूर, तो मेंस क्लियर हो गया। तथा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाया यद्यप, फिर भी उसी दरमियान यूपी पीसीएस का भी दिया। एक गलती मेरे तैयारी के दौरान रही दोस्तों, और हाँ, मेरे कई सारे दोस्त इस बात को महसूस भी करते हैं कि हम लोगों ने केवल आईएएस को जो टारगेट किया कि यूपीएससी को ही टारगेट
करके चलना है, ये थोड़ी सी गलती रही कि यूपीएससी के साथ यूपी पीसीएस को भी अच्छे से देना चाहिए था। नहीं तो होता क्या है कि लेट हो जाता है, सिलेक्शन होगा लेकिन लेट हो जाता है कि पहले यूपीएससी के पीछे पड़े रहे फिर पीसीएस के पीछे पड़े। तो एक साथ लेके चलना चाहिए जहाँ तक हो पाए। फिर इसी पीसीएस का ये मेरा पहला ही मेंस था और इसमें मुझे डिप्टी एसपी पद पर मेरा चयन हो गया। तो और फिर मैं पीसीएस का 19 का मेंस दिया, उसमें भी इंटरव्यू कॉल आया। यद्यपि ये है कि चलिए अच्छा हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब उतना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि आईएएस और पीसीएस, अगर आपको आईएएस भी देना है पीसीएस भी देना है तो बेहतर ये होगा कि दोनों को, अब तो सिलेबस में भी कोई बहुत खास अंतर नहीं है, बल्कि यूपी पीसीएस का मेंस का सिलेबस और भी बड़ा है। यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी किया है इन्होंने, पीसीएस वालों ने, मतलब जैसा भी सोच के बनाया हो। और साथ में यूपी स्पेशल हिंदी यहाँ स्कोरिंग है। आ, और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसको उतना पढ़ने से यूपी पीसीएस की तैयारी हो जाती है। प्रीलिम्स की तैयारी में यद्यपि अंतर है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स में, जबकि यूपी पीसीएस में जहाँ अब तक जो देखा गया है, जो ट्रेंड रहा है, फैक्ट बेसिस पर ज़्यादा सवाल होते हैं। इंटरव्यू में भी यही बात रहती है, इंटरव्यू में भी यूपी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग सही से तैयारी करते रहेंगे, जैसा कि मैं जब एक विश्वविद्यालय परिवार जो बड़ा ग्रुप है उस पर मैं जब परिचय अपना दिया तो मेरे मन में आकांक्षा भी है और चाहता भी हूँ कि हम सब लोग मिल के आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो पुराना गौरव है उसको ले आएँ। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुराना गौरव इसे आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि इतने लोग सिलेक्ट होते थे, सबसे ज़्यादा लोग यहीं से सिलेक्ट हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। इसके कई कारण हैं कि क्या सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई में कुछ व्यवधान है, या हमारा पाथ सही क्लियर नहीं है। अ, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो मेहनती कम हैं। कुछ ना कुछ कमी है, इस कमी को सुधारना होगा। और मुझे लगता है अगर हम लोग मिल के, जो सिलेक्टेड हैं या फिर जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, आप उनसे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी ले लीजिए। बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो पड़े हैं, आप उनको सुन लीजिए, सुन के उसमें से देख लीजिए आपके काम का क्या है, कुछ लोग कैसे बता रहे हैं, क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं, उस हिसाब से करिए। प्रीलिम्स निकालिए, मेंस निकालिए और उस गौरव को जीवंत बनाइए, तभी आनंद आएगा और तभी सही मायनों में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो गौरव है उसको पुनर्स्थापित करने में कुछ अपनी तरफ से कुछ सहयोग दे पाएंगे। तो जैसे कि प्रभात मदेसिया जी पूछ रहे हैं कि क्या सर कोचिंग करना ज़रूरी है। अभी आएंगे सवालों पर, लेकिन इनके सवाल का उत्तर देना ज़रूरी है कि हमारे मन में बहुत बार होता है कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोचिंग करना। हाँ, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप कोई टेस्ट सीरीज करें अच्छी सी, जो आपको सही से आपकी कमियों को उजागर करता रहे, बताता रहे कि क्या कमी है आपके मेंस आंसर राइटिंग में। प्रीलिम्स के लिए आप कर सकते हैं कि पुराना जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए और साथ में ट्रेंड देखिए, जो मार्केट में किताब है ले आके सेल्फ स्टडी करिए। मेंस के लिए करना ही होगा, चाहे आप अपने दोस्तों से उसको चेक करवा लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि लिख कर जब हम 3 घंटे अभ्यास करते हैं तो उसका एक अलग परिणाम आता है। और इंटरव्यू के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जब आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं इंटरव्यू की तैयारी के दौरान साथ देने के लिए। वो लोग सहयोग करते हैं पूरी तरह से, विभिन्न कोचिंग आ जाती हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या है, स्टेट का क्या है, सब चीज़ें कर देते हैं। ओम प्रकाश जी का क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन तक दिल्ली सिम रहा हूँ लेकिन अब एमए में हॉस्टल में रहना चाहता हूँ, कौन सा बेटर रहेगा? कहीं भी रहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, डेलीगेसी में या हॉस्टल में रहिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ रहिए। हॉस्टल की एक अलग लाइफ है, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आपको वहाँ पर सर्वेंट मिलेंगे और भी चीज़ें हैं, और एक बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाता है। अच्छा के साथ भी और भी तरह का मिलता है, उससे भी सावधान रहना है। डेलीगेसी में आपको पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर रहना है, कुछ एक दो सीनियर को या फिर एक दो अपने बैच वाले लोगों को साथ में रखना होगा। और हमेशा आपको जो भी सलाह मिल रही है, आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उसका रिव्यू भी करते रहिए कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय के अनुभव की अगर बात की जाए तो मेरे लिए तो वाकई सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरा एडमिशन हुआ।
आपका तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन उस समय विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाना अपने आप में ही बड़ी बात हुआ करती थी, स्पेशली मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कि मैं हाई स्कूल में मैं बहुत ही खराब परसेंटेज से पास हुआ हूँ। 48% आप कह सकते हैं, बस थर्ड डिवीजन से बच गया था, सेकंड डिवीजन में किसी तरह से आ गया था। तो उसके बाद मेरा मन था हाई स्कूल के बाद कि मैं पढ़ूँ बायोलॉजी या मैथ लेके पढूँ, आगे साइंस साइड पढूँ, लेकिन फिर नंबर देखने के बाद सबको लगता था कि हाई स्कूल में ये हाल है तो आगे क्या करेंगे। तो बहुत सारी जीवन में चीज़ें क्या होती हैं, बदलती हैं, उससे भी सबक लेना चाहिए। इंटरमीडिएट में जहाँ मैं गया, दाऊदपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन होती थी, वहाँ पे लोग मोटिवेट भी कर रहे थे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो रही थी। तो मुझे अपने कॉलेज में इंग्लिश लिए हुए लोगों में सबसे ज़्यादा नंबर भी मिला इंटर कॉलेज में, तो एक उपलब्धि रही। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना भी बहुत आवश्यक है कि अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो कम से कम 2 लोगों को तो आना ही होगा साथ में। अकेले करने के लिए आपको या तो मान के चलना होगा कि कोई हमारी प्रतियोगिता में है, या तो फिर काफ़ी मुश्किल काम है। और अगर जितनी बड़े मतलब कि 3-4 लोग हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मिलें एक जगह पे इकट्ठा होके पढ़ें। अलग-अलग पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करता था कि मेरे दोस्त अलग से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं अलग से प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। हम लोग सॉल्व करके फिर डिस्कशन करते थे कि कितना सवाल सही हुआ है, कौन-कौन सा सवाल गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है? फ़ोन पर ही कर लेते थे और फिर आगे स्ट्रैटेजी बना के कि हमको इसको सुधारना है, तो आगे काम करते रहते थे। और 2 सवाल मुझे पहले विवेकानंद जी ने भेजा था, 2 दोस्तों का सवाल था कि तैयारी कब शुरू करें? कि तो तैयारी कब शुरू करें इसका कोई निश्चित समय नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन फिर भी सबसे अच्छा समय है अगर ग्रेजुएशन करने के दौरान आप में से कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो तब आप शुरू कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए जैसा ये पूछ रहे हैं आकाश कुमार हृदयवंशी जी कि स्नातक के पश्चात बहुत से छात्रों को क्या करें, कैसे पीसीएस की तैयारी शुरुआत किया जाए। तो शुरू आप कभी भी करें, बेसिक बुक से शुरू करें। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के आए हैं इंटरमीडिएट तक और बेसिक आपका बहुत अच्छा रहा है, स्ट्रांग रहा है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और नहीं तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। कक्षा 9वीं से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका लेवल और अच्छा है तो कक्षा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फिर कभी आएंगे तो बुक लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वो सब बहुत सारी प्लेटफार्म पे अलग अलग लोगों ने दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी और मैंने जो किया है कि एनसीईआरटी को बेस बनाया है, सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए जो मेन मेन है, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी 11th 12th की 4 एनसीईआरटी है, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद फिर महेश वडवाल या किसी और जो है परीक्षा वाणी की किताब पढ़ सकते हैं, पुराना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो ज्योग्राफी का काम हो जाएगा। हिस्ट्री में आप कर सकते हैं, तीनों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद एस के पांडे या कोई और किताब पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, तो या बी एल ग्रोवर पढ़ लीजिए। और इसी तरह से पॉलिटी के लिए तो सब लोग यही कहते हैं, मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, एनसीईआरटी भी 1-2 पढ़ा है। इकोनॉमी के लिए भारत का आर्थिक विकास जो है वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा करंट से कवर हो जाएगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बात है, जो मैं दिल से स्वीकार करता हूँ और सब लोगों को ये पता भी है कि इंग्लिश वर्सेस हिंदी मीडियम का जो मतलब जो चर्चाएं चलती हैं, क्या सही हैं गलत हैं, इस चर्चाओं के सही और गलत पे ना जाके मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो बहुत अच्छा है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम रख सकते हैं, आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो बिल्कुल रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं, एक छात्र का सवाल था कि हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं, हिंदी माध्यम से फिर इंग्लिश मीडियम में करके तैयारी करना चाहते हैं, कौन सा बेटर रहेगा? बिल्कुल इंग्लिश बेटर रहेगा, इंग्लिश में करिए। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी में ही रख के करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो सोर्स ऑफ मटेरियल हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग जो यूज कर रहे हैं, उसी को आप लोग भी यूज करिए, उसी मटेरियल को यूज करिए। जैसे विजन आईएएस की ओपन में वो देता है, मंथली मैगजीन देता है, इनसाइट आईएएस का भी अब आ गया हिंदी में, आईएएस बाबा का आता है। राज्यसभा टीवी के स्पेशल एपिसोड्स आते हैं अलग अलग इशूज पे, आप उनको सुनते रहिए। ऑल इंडिया रेडियो पे जो 9 बजे के आसपास समाचार आता है, और उस समाचार को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुने तो और अच्छा है। तो इस तरह से जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो हिंदी में कर रहे हैं और हिंदी में ही कर सकते हैं
उनको मेरा यही संदेश है, और ये करना ही होगा आपको अगर आपको सफल होना है। तो जो सोर्स ऑफ मटेरियल है इंग्लिश मीडियम का, उसी को आपको पकड़ना होगा। और जैसे ही आप उस मटेरियल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। यदि देखा जाए तो मेंस आंसर राइटिंग में क्या होता है कि इंग्लिश में लिखना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर सिरोरेखा और मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने पेन उठाया तो फिर पूरा पेज तक लिख सकते हैं, बीच बीच में कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखना रहता है जीएस के पेपर में और ऑप्शनल के पेपर में भी, तो अंग्रेजी माध्यम वालों को एक सुविधा हो जाती है। और साथ ही जो मटेरियल तैयार होते हैं इंग्लिश मीडियम में मेनली तैयार हो रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में कम पेज में आ जाते हैं, उन्हीं का अनुदित ट्रांसलेटेड मटेरियल ज़्यादा होगा। लेकिन आप दोनों पढ़िए, पढ़ पाते हैं तो। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज करिए, और मैं लगातार आता रहूँगा। आप में से जो जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होगी, विवेकानंद जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, या यहाँ पर नंबर शेयर कर देंगे, आप बात कर सकते हैं किसी भी दिन। और लगे रहिए, एकदम अच्छे से लगे रहिए, निश्चित ही सफलता होगी। एक छात्र का सवाल ये था कि दबाव है कुछ कि एसएससी की तैयारी पहले करिए फिर सिविल की करिएगा, तो दोनों तैयारियों को साथ में लेकर कर सकते हैं कि अलग अलग करना चाहिए? तो साथ में भी कर सकते हैं। बहुत बार ये दबाव होता है। दबाव क्या होता है? हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है कि हमें जल्दी से कोई ना कोई सर्विस पा लेनी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एसएससी, बैंक, रेलवे जो कि बहुत बड़े नियोक्ता हैं, उन तरफ हमें रुख करना पड़ सकता है, और करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक मेरी समझ है, मैं देख पा रहा हूँ कि टीचिंग लाइन में और फोर्स लाइन में, मतलब कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और बैंक, एसएससी, रेलवे तो है ही। इन तीनों में जहाँ भी आपको सुटेबल जॉब अगर कोई मिलती है तो आप ज़रूर लीजिए और साथ में तैयारी करिए। और जिनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि एक एक लंबी दौड़ है और लंबी रेस में आपको थकना नहीं है, लगातार लगे रहना है। बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको छोड़ देना है, बहुत सारे ऐसे माहौल बनेंगे, परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आपको उसकी निरंतरता बनाए रखना है। और निरंतरता रखने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आप एक ऑप्शन बना के रखिए। क्या परा स्नातक के दौरान पीसीएस व नेट जेआरएफ दोनों साथ दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आप चाहे प्रीवियस में है या फाइनल में है, नेट आप दे सकते हैं। और अगर जेआरएफ हो जाते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट है। पहले 2 साल था, अब संभवतः 3 साल या 2 साल है कि आपको उस टाइम लिमिट के अंदर इनरोल्ड होना होगा, तभी आपको फेलोशिप मिल पाएगी। तो जिनके पास ये मौका है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक इससे आपका क्या हो जाएगा, सोचने का, समझने का, पढ़ने का तरीका भी बदलेगा, साथ में आपको एक डिग्री भी मिलेगी। उधर भी आप मेहनत करिए। बहुत सारे लोगों को, मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारे हॉस्टल से बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मैं रिसर्च वाले हॉस्टल में ही रहता था। इंटरनेशनल में आजकल रिसर्च वाले ज़्यादातर, जहाँ तक पता चला कि एन जहाँ में रह रहे हैं, तो सब लोग करते थे, दोनों चीज़ें साथ में कर सकते थे। कुछ लोग ये कहते हैं, और कई टीचरों को भी, मैंने शिक्षकों को भी सुना है कि वो कहते हैं कि एक समय में एक काम करिए। आज के समय में संभव नहीं है, जब दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है और हम केवल एक चीज़ों को पकड़ के रखें। हाँ, हम तैयारी को एकदम निष्ठा के साथ, जुनून के साथ करें, मोटिवेटेड रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक चीज़ के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दें, हम अपना पूरा करियर लगा दें। मैं अपने गुरुवर्य प्रोफेसर सर लोगों को, जो संस्कृत विभाग के हमारे हैं, उनको मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम ही है, क्योंकि वो मुझे ही अकेले नहीं, वो सबको कहते थे कि देखिए, करियर की गारंटी नहीं है आपको रिसर्च करने के बाद, कि आपको नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाना है या कहीं पर कुछ सॉलिड करियर मिल ही जाएगा जिससे आपका जीवन यापन बेहतर तरीके से हो जाए सके। तो आप रिसर्च के दौरान आप जितना हाथ पैर मार सकते हैं, जहाँ पर कर सकते हैं तो करिए। और आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोगों को यही सलाह है कि आप लगे रहिए, एक ना एक ऑप्शन बनाइए। अगर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने के 2-3 साल बाद किसी का बहुत मन होता है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है पढ़ने की, तो आप 2-3 साल तैयारी करके देख लें, साथ में फिर विकल्प बना लें, या साथ साथ विकल्प बनाते रहें। मतलब 2-3 तरीके हैं, जैसे भी कर सकते हैं करिए। और कुछ लोगों को लगता है कि नौकरी के साथ या कुछ और करते हुए नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी एक साधारण से परिवार का से आता हूँ, और ऐसा भी नहीं है, एक सामान्य औसत बुद्धि का हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। हाँ, बस
लगे रहना होगा और मोटिवेटेड रहना होगा, क्योंकि जो मनुष्य का मूल स्वभाव है वो आलस का स्वभाव है, और उससे निकलना है तो मोटिवेटेड रहना है। कंटिन्यू वीडियो सुनते रहिए। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन की भरमार है, उसमें कुछ अच्छा है कुछ सही नहीं है। तो आपको एक मतलब एक चैलेंज है, एक तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल का यूज भी करना है और उसके दुरुपयोग से बचना भी है। तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम यूट्यूब पर 2 घंटा देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। फेसबुक चला रहे हैं तो इसकी एक लिमिट होगी कि इसको हम कितना देख सकते हैं। आजकल तो उसके सेटिंग में जाके आप देख भी सकते हैं कि फेसबुक को आपने कितने घंटे यूज किया है। तो इस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। थोड़ा बहुत आत्म अनुशासन बहुत आवश्यक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे से सिखाया भी जाता है। मुझे याद है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने अपने एक प्रोफेसर सर से शिकायत की कि सर हमारी कक्षाएं सही से नहीं चल रही हैं। आजकल आप लोगों में बहुत लोगों की शिकायत रहती होगी और कई बार हो जाता है। तो उन्होंने 1972 या 75 का एक जो प्रोस्पेक्टस छपा हुआ था विश्वविद्यालय का, वो निकाल के ले आए और उसमें दिखाया कि यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों से अपेक्षा क्या की जा रही। तो उसमें अपेक्षा में लिखा हुआ था, क्लियरली मेंशन्ड था कि स्वाध्याय पर जोर देंगे छात्र। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये तो है नहीं कि प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे नहीं। तो बोले नहीं, इसका मतलब ये है कि पढ़ाएंगे, लेकिन आपको स्वाध्याय पर जोर देना है। आपकी अपनी व्यक्तिगत समझ का दायरा बढ़ना चाहिए। आप चीज़ों को समझ सकें, जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उसको सही से समझ सकें। तो और विश्वविद्यालय का तो लंबा इतिहास है, उसके बारे में मुझे उतना जितना मेरा अनुभव है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और कहा भी जाता है कि जो छात्र जीवन का समय होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों उस समय से भी मुझे लगता था, और लगभग लगभग आप लोगों को भी लगता है कि काफ़ी संघर्षपूर्ण समय रहता है। हाँ, आनंददायी रहता है। जब हम कभी आगे बढ़ जाते हैं तो हम पीछे जब लौट के झांकते हैं तो इस समय हमें बहुत अच्छा सुनहरा दिखाई भी देता है। लेकिन ये कहना कि उस समय बहुत अच्छा रहता है तो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है, क्योंकि तरह तरह के दबाव होते हैं। और एक चीज़ और है, मैं आप सब लोगों को सलाह ज़रूर दूंगा कि आप नियमित अपने घरों पर जाते रहें। 15 दिन, 1 महीना, जितना भी आप रूटीन बनाते हैं। ये नहीं है कि आप घर जाके बहुत दिन तक रहें, लेकिन आप जब घर जाएंगे तो घर की जो समस्याएं हैं, अगर कुछ हैं तो, और ज़्यादातर घरों में पाई ही जाएंगी, घर में तरह तरह की समस्याएं होंगी, और आप उसका निदान एक ही चीज़ खोज पाएंगे कि हम जैसे सिलेक्शन पाएंगे इन चीज़ों को पलट देंगे। बहुत सारी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कोई विवाद कोई कर रहा है, आस पड़ोस के लोग तंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो आप घर बीच बीच में जरूर जाइए। उसमें क्या होगा कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे भी ज़्यादा दूरी पर नहीं रहेंगे, आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता रहेगा। साथ में तब वहाँ पर जब पहुँचते हैं हम ना घर, तो हमें लगता है कि अब की बार जाएंगे तो जरूर करेंगे, अब की बार छोड़ना नहीं है। जैसे माँ जी फिल्म का डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वैसा ही घर जाकर लगता है कि बिल्कुल अब की बार तो जरूर सेलेक्ट होके आना है। कई बार तो लगता है कि बिना सिलेक्शन के घर जाना ही नहीं, लेकिन नहीं, जाते रहिए, बीच बीच में दबा कर पढ़िए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है घूमना फिरना शौक जो कुछ भी है उसको लिमिटेड करिए। ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको करते रहिए। एकदम पूरी तरह से नहीं वो करना है, नहीं तो एक सिविल सेवा की तैयारी करना अपने आप में काफी दुरूह काम है और बहुत रुचिकर भी नहीं है। तो इसमें आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। साथ में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हॉबी, टहलना, खेलना, कूदना, गप, जो कि इलाहाबाद के लिए सबसे अ, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बकैती 4-6 लोगों से मिलके कर लेते हैं तो फिर आनंद आ जाता है और फिर पढ़ाई में मन भी लगता है और वहाँ ज्ञान भी बहुत मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाय की दुकान पे आप खड़े हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, क्या होती है। कुछ किताबें इलाहाबाद के ऊपर लिखी गई हैं बहुत सारे सीनियरों ने। जैसे एक सीनियर हैं के डी सिंह सर हैं, अभी संभवतः आरटीओ अलीगढ़ है, उन्होंने लिखा था शेष अगली पृष्ठ पर लिखा था, आप उसको पढ़िए। बाद में और भी किताबें लिखी हैं। अभी अंजनी सर ने लेटेस्ट एक किताब इलाहाबाद ब्लूज लिखा है, उसको पढ़िए। इनको पढ़ते रहिए तो आपको इससे अतीत की परंपरा का भी अनुभव होता रहेगा और आपको ये भी पता लगता रहेगा कि वाकई है क्या सिविल सर्विसेज और इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ दिल्ली के जीवन पर, छात्र जीवन पर नीलोत्पल मृणाल ने लिखा है डार्क हार्स, उसको भी पढ़ सकते हैं। मोटिवेट रहेंगे। एक बार तो पढ़ने के बाद लगता है कि अब हमें रुकना नहीं है। तो
पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या संघर्ष है। और दोस्तों, कहानी सबकी संघर्षपूर्ण ही रहती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आता है। किसी का सामाजिक संघर्ष ज़्यादा होता है, किसी का पारिवारिक रहता है, किसी को आर्थिक कठिनाइयाँ, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप सिलेक्ट होते हैं तब आपकी कहानी बन जाती है, तब आपकी बातों को लोग ध्यान देने लगते हैं, सुनने लगते हैं। नहीं तो कोई सुनता नहीं है। तो अगर उस चीज़ों को कहानी में परिवर्तित करना है, सफल होना है। और एक चीज़ और है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तैयारी के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखते हैं, जो गुण आता है हमारे अंदर, वो धैर्य है। कि लगातार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या लगातार प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन बीच में धैर्य कैसे बनाए रखना है। जीवन के जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, उनको हम यहाँ से सीख सकते हैं। और फिर अंततः क्या है कि ये तो एक जीवन का एक भाग है। इसको बहुत इतना भी नहीं लेना है कि जैसे बीते कुछ दिनों में देखा गया कि जब पीसीएस 2018 का ही परिणाम आया, तो एक मेरे ही समान उम्र का 32 साल का एक लड़का इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ, तो उसने आत्महत्या की। तो उससे एक नेगेटिविटी फैलती है, और उसमें हमें, अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं तो उनका सहयोग करिए, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालिए। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इलाहाबाद की तो यही खूबसूरती है कि हमें डिप्रेशन में जाना नहीं है। चाहे जितना भी उम्र हो जाए, हमें नहीं, महसूस ही नहीं होने देना है अपने आप को। तो इस तरह से करिए कि जीवन का एक पार्ट है, जीवन नहीं है। और ठीक है, और कुछ कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, सही दिशा में प्रयास करिए। और सबको मेरा ये भी संदेश है कि बहुत लंबा समय लेकर नहीं, कि जैसे लगातार लगे रहना है। आप एक डिसाइड कर लीजिए एक विकल्प के साथ। अगर नौकरी कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, इस लिमिट तक करेंगे, इस एज तक हम तैयारी करते रहेंगे। नहीं कर रहे हैं तो आगे से कुछ ना कुछ, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड एक बना के रखिए, एक ऑप्शन सन बना के रखिए, चाहे टीचिंग का बना के रखिए, या कोई नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी कुछ भी मिल जाए। बहुत सहारा देती है और टूटने भी नहीं देती है। और 2-3-4 दोस्तों का अपना एक ग्रुप बना के रखिए, जो आपको पढ़ाई से लेकर हर समय सहयोग देते रहेंगे। तो अब कुछ लोग, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके सवाल भी अब देख ले रहा हूँ। अगर पहले किए हों तो दोबारा लिख सकते हैं, अगर आपका सवाल एड्रेस नहीं हुआ हो। जैसे अमन कुमार जी लिख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास से पीजी कर रहा हूँ और मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। इतिहास तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। पीसीएस 2018 में इतिहास के जो ऑप्शन रखे थे, उनको थोड़ा सा निराशा जरूर हुई थी, लेकिन पीसीएस 2019 में सफलता की दर काफ़ी अच्छी है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है, और एक प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको प्राचीन इतिहास का सेक्शन अच्छे से हो जाएगा। फिर मिडवल मॉडर्न पढ़ लेंगे। वैसे भी इतिहास और भूगोल तो इलाहाबाद के लिए एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है, तो आप अच्छे से करिए। सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट किसी का है तो उसको मदद ही मिलती है, समझने का मौका मिलता है। और मैथमेटिक्स शुरू से कमज़ोर है, क्या करें। तो मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो कोई समस्या नहीं है। आपको सीसेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब तो जिस तरह का सिलेबस है उसमें दिक्कत ही नहीं है। आप सीसेट के लिए और सेक्शन मजबूत कर सकते हैं। उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, और उसका संप्रेषण के सवाल आते हैं, कम्युनिकेशन के सवाल आते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर देख के उसको सही कर सकते हैं। कोई मैथ आना कोई कंपलसरी अब नहीं है, क्योंकि आप मैथ अगर ऑप्शनल नहीं रहे हैं तो प्रीलिम्स में इतना ज़रूरी नहीं है, मेंस में आपसे पूछा नहीं जाएगा और कहीं पूछना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आकाश जी पूछ रहे हैं कोई पुस्तक बताएं किस चीज़ के लिए। मैथ के लिए तो अ, अब मैथ का कोई एक्सपर्ट हो तो उससे पूछिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ऐसे मैथ के लिए तो लोग आर एस अग्रवाल की एसएससी लेवल के लिए सॉल्व करते हैं। अगर आपको यूपीएससी का सॉल्व करना है तो पुराना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को सॉल्व कर लीजिए, उतना सफिशियंट है। और कोई सवाल आप लोगों का? तो यही है, लगातार लगे रहिए। मुझे रश्मिरथी की एक लाइन याद आती है कि मानो जब जोर लगाता है पानी, पत्थर पानी पर बन जाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं, कंटिन्यू लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और आप उस गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय और इलाहाबाद से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं, और आगे और भी धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी चीज़ें। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आपका जो भी क्षेत्र है आप उस क्षेत्र में जाइए। किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उस क्षेत्र में जाए। जिस भी क्षेत्र में जाना है अपना
अपना भी नाम, विश्वविद्यालय का भी नाम उज्जवल करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेकानंद जी और जो भी इस पेज के जो भी मॉडरेटर एडमिन हैं, उन सबको धन्यवाद कि मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का, एयू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पेज पर आने का। थैंक यू वेरी मच।